हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया पार्ट 2 चैप्टर 21 हाथ की नस काट लेना। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैदिक। उनकी आवाज सुनकर सब उनकी ओर देखने लगते हैं तो पाते हैं वो कांच के टुकड़े को अपने कलाई पर रखे हुए थी। उन्हें इस तरह देखकर वैदिक उनकी ओर घबरा कर देखने लगता है और वो उनकी ओर बढ़ते हुए कहता, मोम आप ये क्या कर रही है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सुमन जी बोलती है, वैदिक पहले हमें जवाब दीजिए, आप सिया से शादी करेंगे कि नहीं। अगर आपने मना किया तो हम अभी अपनी हाथ की नस काट लेंगे और सबको हमारी कसम है हमें कोई भी हाथ तक नहीं लगाएगा जब तक हम मर नहीं जाते हैं, लेकिन आप हमारे मरने के बाद भी हमें हाथ नहीं लगाएंगे। उनकी बात सुनकर वैदिक उन्हें देखते हुए कहता है, आप जानती हैं न मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हूँ, इसलिए ही ना आप ऐसा करके मुझे ब्लैकमेल कर रही है ना। वैदिक की बात सुनकर सुमन जी उसे देखते हुए कहती है, हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए कर रहे, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है तो सिर्फ हमारी वजह से और इन सब के जिम्मेदार हम और आप है। इतना कह वो फिर से रोने लगती है और उसी तरह से कहती है, हमें जवाब दीजिए। उनकी बात सुनकर वैदिक कहता है, मॉम आप ये कांच का टुकड़ा फेंक दीजिए, आपको चोट लग जाएगी। उसकी बात सुनकर सुमन जी बोलती है, ठीक है हम इसे फेंक देंगे, आप बस हमें जवाब दे दीजिए। उनकी बात सुनकर वैदिक चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। उसे चुप देखकर सुमन जी कहती हैं, ठीक है वैदिक, हमें हमारे सवालों का जवाब मिल गया। और इसी के साथ वो उस कांच के टुकड़े से अपने हाथ की नस काट लेती है। उनके ऐसा करने से उनके हाथ से खून पानी की तरह बहने लगता है। उनके नस काटते ही रघुवेंद्र जी, सार्थक, दिशा और वैदिक सबकी एक साथ चिल्लाने की आवाज आती है, सुमन मॉम। उन्हें इस तरह देखकर सब उनकी ओर जाते हैं। तभी सुमन जी बोलती है, कोई हमारे पास नहीं आएगा, हमें अब नहीं जीना है। अगर हम जिंदा रहे तो हम सिया से क्या कहेंगे कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार मेरा ही बेटा है, जिसकी हम उससे तारीफ किए नहीं थकते थे। उन्हें इस तरह देख और किसी को अपने पास आने से मना करते हुए देखकर वैदिक जल्दी से उनके पास जाता है और उनके हाथ को पकड़कर जल्दी से कहता है, भाई कॉल द डॉक्टर। उसकी बात सुनकर सार्थक जैसे ही अपना फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करने जाता है, वैसे ही सुमन जी बोलती है, कोई डॉक्टर नहीं आएगा और न ही हम कोई इलाज कराएंगे। उनकी बात सुनकर वैदिक गुस्से से कहता है, मॉम आप ऐसे जिद नहीं कर सकती है, आपको पता है ना हम सब लोग आपको इस हाल में नहीं देख सकते हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। आपको पता है ना मुझे आपके ऊपर एक खरोच भी नहीं बर्दाश्त होती है, फिर भी आपने खुद को इतनी चोट पहुंचा ली है। वैदिक की बात सुनकर सुमन जी बोलती है, ठीक है वैदिक, हम खुद को चोट नहीं पहुंचाएंगे। इतना कहते कहते उनके कदम लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन वैदिक उन्हें संभाल लेता है। उसके बाद वो अपनी दबी हुई आवाज में कहती है, आप सिया से शादी करने के हाँ कर दीजिए, हम खुद का इलाज करवाने देंगे। इतना कह उनकी आंखें बंद होने लगती हैं धीरे धीरे और वो उसी तरह से कहती है, नहीं तो हम भी ऐसे ही मर जाए। उनकी बात पूरी होती कि उससे पहले ही वैदिक उनकी ऐसी हालत देखकर डर जाता है और तुरंत कहता है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर सिया जी उसे अपनी अधखुली आंखों से देखते हुए मुस्कुरा देती है और तुरंत ही उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। उन्हें इस तरह देखकर वैदिक जोर से चिल्लाता है, मॉम, और उन्हें जल्दी से सोफे पर लेटा देता है। तब तक वहां डॉक्टर भी आ जाती है जिसे सार्थक ने बुलाया था। वो आके सुमन जी के हाथों में पट्टी बांधती है और उन्हें एक इंजेक्शन देती है जिससे उन्हें इन्फेक्शन ना हो और कुछ दवाएं भी देती है। फिर वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह वैदिक सुमन जी के रूम जाता है और उनसे कहता है, मॉम मेरी एक शर्त है, तभी मैं शादी करूंगा। उसकी बात सुनकर सुमन जी घबरा कर उसे देखते हुए कहती है, कई कैसी शर्त है। वैदिक कहता है, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं सिया से शादी करूंगा, लेकिन किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए और ये सीक्रेट ही रहेगा। सुमन जी उसकी बात सुनकर उसकी शर्त मान जाती है। उसके बाद वो उसे तैयार होने को बोलती है। उनकी बात सुनकर वैदिक अपने मन में कहता है, आज से मैं तुम्हारी जिंदगी हेल बना दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मॉम ने खुद को चोट पहुंचाई है। उन्हें जितना दर्द हुआ होगा उससे कई गुना ज्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगा। इतना कहकर अपने मन में वो चला जाता है। सुमन जी सिया के पास आती है और उसे भी कल जो हुआ सब कुछ बता देती है कि ये सब कुछ ड्रग्स की वजह से हुआ है और उसे वैदिक से शादी करने के लिए मना लेती है।
सिया भी उनकी बात मान जाती है और वैदिक से शादी करने को तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद उनकी शादी मेंशन में ही हो जाती है, जिसमें सिर्फ घर के ही लोग शामिल थे। चैप्टर 22 एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद सिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सुमन जी ने वैदिक की सिया से ये सोचकर कराई थी कि वो उसकी जिम्मेदारी लेगा, लेकिन उल्टा ही उसने सिया की जिम्मेदारी लेना तो छोड़ो, उसकी जिंदगी ही नरक बना दी थी। सिया को इस घर में रहने और खाने के लिए घर का सारा काम और खाना बनाना पड़ता था, और खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो जॉब करती थी और उसी में से कुछ पैसे बचा भी लेती थी, क्योंकि वैदिक ने सबको वार्निंग दी हुई थी। सिया को किसी ने भी कुछ दिया या उसने किसी से कुछ कहा तो वो उसे यहाँ से निकाल देगा। मासूम सी सिया उसकी हर बात मानती थी और हर रोज इस उम्मीद में रहती कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ और इसी सब से वो तंग हो गई थी। उसकी जिंदगी ही उसे बोझ लगने लगी थी, तो उसने खुद की ही जान लेने की सोची और एक दिन किचन में काम करते हुए उसने अपने हाथ की नस को काट दिया। उसे लगा शायद वो अब इन सब चीजों से छुटकारा पा लेगी और वैदिक को भी उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सिया बेहोश होकर गिर गई, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था कि वो इतनी जल्दी हार मान ले, इसलिए इत्तेफाक से सुमन जी किचन में पानी लेने आ जाती है और सिया को इस तरह देखकर वो जल्दी से रघुवेंद्र जी को बुलाती है और उसका डॉक्टर को बुलाकर इजाज कराती है। तभी उन्हें डॉक्टर बताती है कि सिया प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, साथ ही जब घर में सबको पता चलता है तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब सिया को होश आता है तो उसे भी पता चला वो प्रेग्नेंट है, और इसी के साथ सुमन जी उसे अपनी कसम देती है कि वो कभी भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी और न ही वो कभी भी खुद की जान लेने के बारे में सोचेगी भी। सिया भी उनकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद सुमन जी उससे वादा भी लेती है कि अब से वो अपना और आने वाले बच्चा का भी ध्यान रखेगी और उन्हें कुछ नहीं होने देगी, न खुद को। सिया इस बात को सुनकर खुश हो गई। उससे लगा शायद अब उसकी भी जिंदगी बदल जाएगी, वैदिक भी उसकी वैसी ही केयर करेगा जैसे सार्थक दिशा का करता है जब से दिशा प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन यहाँ भी उसकी उम्मीद टूट जाती है और उसे निराशा के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है, और शायद यही वो पल भी था जब सिया कोई बात सुनकर मुस्कुराई हो। उसके बाद से जैसे सिया को अब वैदिक से कोई उम्मीद ही न बची हो और वो फिर से पहले के जैसे ही हो गई। उसके होने न होने से वैदिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो अब भी उसे वैसे ही टॉर्चर करता था जिसे सिया बस सहती और रोती थी, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, न रहने के लिए घर न ही परिवार था। उसके माता पिता के डेथ के बाद उसके बड़े पापा मम्मी ने उसे 15 साल की उम्र में घर से निकाल दिया था। उसके बाद से उन्होंने उसे कभी भी मुड़ के भी नहीं देखा कि वो जिंदा भी है या मर गई है। सिया अपनी मजबूरी के चलते कहीं भी नहीं जा सकती थी, और इस हालत में वो कहाँ जाती, क्योंकि वो अपनी नौकरी भी छोड़ चुकी थी। उसके पास कोई सहारा भी नहीं था, न ही कोई दोस्त। अगर उसके पास कोई था तो बस सुमन जी थी, जिसे वो अपनी माँ मानती थी। लेकिन इस बात से सब बेखबर थे कि सिया इन सब चीजों से अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी और उसके अंदर के सारे इमोशन जैसे खत्म होते जा रहे थे। सिया को इन हालतों में सबसे ज्यादा जरूरत वैदिक की थी, लेकिन उसने कभी भी उससे ये तक नहीं पूछा वो कैसी या उसे किसी चीज की जरूरत है। सिया को जब प्रॉब्लम होने लगी तो उसने जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो बहुत जल्दी थक जाती थी प्रेगनेंसी की वजह से। ऊपर से घर का भी सारा काम उसे ही करना पड़ता था, साथ ही साथ खुद का भी ध्यान उसे खुद ही रखना पड़ता था। वो अकेले ही हॉस्पिटल जाती थी डॉक्टर को दिखाने और खुद ही सारा खर्चा उठाती थी अपनी दवाइयों का, क्योंकि वो बहुत कमजोर थी और उसके प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी जिसके लिए उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत थी। सुमन जी से किया हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए वो अपनी तरफ से सारी कोशिशें करती है और न ही वो किसी से कुछ कहती थी और न ही किसी से कुछ लेती थी। सिया ने जो अपनी सेविंग्स बचा के रखी हुई थी अब तक वो सब खत्म हो गया था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सिया सीढ़ियों पर बैठी अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी और उसे जितना सब कुछ याद आता उतना ही रोती बिलखती रहती थी। अब तक तो उसके आंसू भी सूख चुके थे और वो अपने ख्यालों से बाहर निकलकर खुद से एक वादा करते हुए कहती है। चैप्टर 23 जीते जी मर जाएंगे। हम खुद से आज एक वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी कोई उम्मीद किसी से नहीं रखेंगे। अगर कभी हमें मौत भी आएगी और हमें लगा कि आप हमें बचा लेंगे तो भी हम अपनी मौत चुनेंगे, पर आपके पास कभी भी नहीं आएंगे।
हमने आज आपसे कुछ मांगा था, लेकिन वो भी हमने अपने लिए नहीं मांगा था। हमने ये सोचा कि शायद आपके दिल के किसी कोने में हमारे लिए न सही पर आपके होने वाले बच्चों के लिए तो जगह होगी, इसलिए हमने आपसे पैसों के लिए कहा। लेकिन आपने आज हमारा ये भी भ्रम तोड़ दिया और हमें ही गिरी हुई लड़की बना दिया, वो भी कुछ पैसों के लिए। इसके बाद सिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अब से हम कभी भी नहीं रोएंगे, और जैसे हमारा वजूद आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, न ही हमारे जीने या मरने से, वैसे ही आज के बाद से आपका भी होना या न होना हमारे लिए कोई मायने। सिया इतना कहते कहते बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है और रोते हुए ही कहती है, हम कैसे कहें कि हमारे लिए भी कोई मायने नहीं होगा। लेकिन हम फिर अपने दिल वाली जगह को टच करते हुए कहती है, इसका क्या करें, ये तो नहीं मानेगा, न इसके किसी एक कोने में आज भी उम्मीद है कि आप कभी हमें अपना लेंगे। लेकिन जिस दिन इसकी भी उम्मीद टूटी तो उस दिन हम भी जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि उसके सहारे हम जिए या उसके लिए। इतना कहते कहते उसका हाथ अपने पेट पर जाता है, जिसे महसूस कर वो कहती है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं जीने देंगे। उन्हें हम एक अच्छी लाइफ देंगे और उसमें आपकी कोई जगह नहीं होगी। इतना कहने के बाद सिया अपने गिरते हुए आंसुओं को अपने गालों पर से पोंछती है और अब वो बिना भाव के अपना सर रेलिंग से लगाए बस सामने की ओर देखने लगती है। सिया ऐसे ही न जाने कितनी देर तक वैसे ही बैठी रहती है। सिया वैसे ही बैठे बैठे ही सिया पूरी रात बिता देती है, इस बात से बेखबर कि कोई उससे दूर खड़ा देख रहा था और सिया की सारी बातें भी सुन रहा था। वो शख्स भी उससे एक तक देखते हुए पूरी रात बिता देता है। अगली सुबह के 4 बज रहे थे। सिया जब देखती है कि सुबह हो गई है तो वो अपनी जगह से खड़ी होती है। सिया जैसे ही अपनी जगह खड़ी होती है, वैसे ही जो उसे देख रहा था वो वहां से चला जाता है। सिया अब बिना किसी भाव के अपने कदम रूम की ओर बढ़ा देती है। सिया जिसके चेहरे पर एक दर्द हमेशा रहता था जब भी वो सीढ़ियों से होते हुए रूम में आती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर उस दर्द का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा था। सिया जब रूम में आती है तो सामने की ओर देखती है तो उसे चैन से सोता हुआ वैदिक दिखाई देता है, जिसे देख वो रूम में लगी घड़ी की ओर देखती है तो पाती है अभी 4 बजे है। उसके बाद वो अपनी नज़र उस पर से फेर कर क्लोजेट रूम में जाती है, अपने लिए एक सूट निकालती है ग्रीन कलर का। उसके बाद वो बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। उसके जाने के बाद चैन से सो रहा वैदिक अपनी आंखें खोलता है, जो बस सोने का नाटक कर रहा था। वैदिक की हेजल ग्रीन आंखें इस समय पूरी लाल नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सोया नहीं हो, और वो उसी तरह से बाथरूम के बंद हुए दरवाजे को देखता रहता है। आधे घंटे बाद सिया बाथरूम से बाहर निकलती है। उसने इस समय नहा लिया था और उसके हाथ में उसके पहले के धुले हुए कपड़े थे, जिन्हें लिए सिया बाथरूम से बाहर निकलती है और उन्हें लिए वो टेरेस पर जाती है तो सामने देखती है हमेशा की तरह आज भी वैदिक के कपड़े वहां पर नहीं थे, जिसे देख उसके होठों पर एक धिक्कार भरी हंसी आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, हमेशा की तरह आज भी आपके कपड़े यहाँ पर नहीं है। उसके बाद सिया अपने कपड़े वहां फैलाकर रूम में आती है। सिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों में कॉम करते हुए खुद को देखते हुए कहती है, ये भी कपड़े अब हमें बहुत टाइट हो रहे हैं। अब हमारे पास तो कोई लूज कपड़ा ही नहीं है जिसे हम पहने। ये आखिरी था जो हमें लगता था कि हमें टाइट नहीं होगा, लेकिन ये भी टाइट हो गया है। क्या हमें ढीले कपड़े लेने पड़ेंगे अब? लेकिन जैसे ही उसे ख्याल आता है उसे कपड़े लेने होंगे तो उसकी आंखों में मायूसी छा जाती है और वो अपने मन में कहती है, लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं है अब तो। उसके बाद सिया अपने लंबे बालों का जुड़ा बनाती है, फिर वो मिरर में खुद को अच्छे से आगे पीछे मुड़कर देखती है, इस बात से अनजान की किसी की आंखें उसे लगातार देखे जा रही है। सिया पाती है उसके सूट की सिलाई किसी भी वक्त खुल सकती है, इसलिए वो जल्दी से कॉम को ड्रेसिंग टेबल पर रखती है। तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर जाती है, जिसे देख उसके आंखों के सामने कुछ आने लगता है। चैप्टर 24 तेरा खर्चा कौन उठाएगा। एक औरत एक लड़की से कह रही थी, तू इस घर से निकल जा, अब तू यहाँ नहीं रह सकती है, और ये पकड़ अपनी अमानत जो तेरी माँ ने तेरे शादी के लिए अभी से बना के रखे हुए है, और इसे भी ले जा ताकि तू बाद में ये न कह सके कि हमने तुझे निकाला तो तेरी माँ की आमंत्रण भी नहीं दी तुझे।
जो तेरे लिए रखी थी। उसने इतना कहकर वो और उस लड़की के हाथ में एक बॉक्स देती है और उसी के साथ एक बैग भी, और उसे अपने घर से निकालकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए कहती है, आज के बाद मुझे अपनी शकल भी कभी मत दिखाना और न ही कभी यहाँ आना, क्योंकि जब तक तेरे माँ बाप जिंदा थे तो तू रहती थी यहाँ, लेकिन अब वो मर गए हैं तो तेरा खर्चा कौन उठाएगा। इतना कह वो उस लड़की के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। वही उस औरत के ऐसा करने से वो लड़की बस रोती हुई उन्हें देखती रह जाती है। वो लड़की कोई और नहीं सिया थी, जिसे उसकी बड़ी मम्मी ने उसके मम्मी पापा के मौत के बाद उसे घर से निकाल दिया था कि उसका खर्चा कौन उठाएगा। ये कहकर सिया ड्रेसिंग टेबल पर पड़े बॉक्स को देखती है। उसे जब से ये बॉक्स मिला था उसने इसे कभी खोलकर देखा ही नहीं था कि इसमें क्या है और उसकी माँ ने उसके लिए क्या रखा है इस बॉक्स में। लेकिन जब सिया शादी के बाद यहाँ आई थी तो इसे भी अपने साथ लेके आई थी, लेकिन आज उस बॉक्स को देखकर उसका मन करता है कि वो इसे खोलकर देखें, इसलिए सिया उसे घिरे से झुककर अपने हाथ में उठा लेती है। उसके बाद सिया उस बॉक्स को ओपन कर देखती है तो उसमें रखी चीजों को देखकर उसकी आंखों में कुछ चमक सी आ जाती है। उस बॉक्स को जब सिया खोलती है तो उस बॉक्स में उसे गहने मिलते हैं जो कि गोल्ड के थे, जिनकी डिजाइन भी बहुत सुंदर थी, जिसे देख वो अपने मन में कहती है, क्या माँ ने हमारे शादी के लिए ये गहने बनवाए थे। उसके बाद सिया उन गहनों पर अपने हाथ फेरते हुए कुछ सोचकर कहती है, ये हमारी शादी के काम आए या ना आए, लेकिन ये अब हमारे बहुत काम आएगा। अब हमें पता है हमें इसका क्या करना है। इतना कह सिया उस बॉक्स को बंद करके उसकी जगह पर रख देती है जहां से उसने उसे उठाया था। फिर एक नज़र खुद को देखकर वो फिर से क्लोजेट रूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। सिया क्लोजेट रूम में कबर्ड के सामने खड़ी अपने सारे कपड़े को देख रही थी और उन्हें देखते हुए कहती है, सब के सब टाइट हो रहे हैं। फिर अपने बेबी बम पर हाथ रखकर कबर्ड को देखते हुए कहती है, अब हम क्या पहने बताए, तो आपकी वजह से हमारे सारे कपड़े हमें नहीं हो रहे हैं। इतना कहकर सिया अपनी रोनी सूरत बना लेती है जिससे वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी सिया की नजर कोने में पड़े एक पीले कलर के कपड़े पर जाती है, जिसे देख सिया कहती है, ये तो खो गई थी ना, फिर ये यहाँ कैसे आ गई। इसे तो मैंने बहुत बार खोजा था लेकिन ये तो तब नहीं मिली, या फिर ये यहाँ कोने में पड़ी हुई थी इसलिए हमें ही नजर नहीं आई। जो भी हो हमें क्या। इतना कह वो उस पीले कलर के कपड़े को निकल लेती है। उसके बाद सिया अपने कपड़े निकालकर उस पीले रंग के कपड़े को पहन लेती है, जो कि एक मैटरनिटी मिडी थी जो उसके घुटने के थोड़ा नीचे तक की थी, जिसमें उसके गोरे पैर साफ दिखाई दे रहे थे और बहुत अच्छे और लुभावने लग रहे थे। सिया के ऊपर वो मिडी बहुत ही अच्छी लग रही थी। सिया इस समय इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अगर उसे कोई एक नज़र देख ले तो उस पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पाए, बस उसे ही देखता रह जाए। प्रेगनेंसी की वजह से सिया और भी ज्यादा ग्लो करने लगी थी और थोड़ी चबी हो गई थी। सिया इस लुक में भी बहुत सुंदर लगती थी। सिया चेंज करके रूम में आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर फिर से एक बार खुद को देखती है। उसके बाद वो ड्रेसिंग टेबल के पास जाके सिंदूर की डब्बी उठाकर अपने मांग में भरती है और एक छोटी सी बिंदी लगाती है और होठों पर लिपस्टिक की जगह पर नेचुरल लिप बाम लगाती है। उसके बाद वो खुद को देख कहती है, अब ठीक है। सिया को ये सब करते हुए फिर से उसी एक शख्स की आंखें देख रही थी और इस कपड़े में देख सिया को वो शख्स बहुत ही बारीकी से ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उसके बाद सिया बेड पर आराम से सो रहे वैदिक को एक नज़र देखती है, फिर घड़ी की ओर जिसमें सुबह के 5 बज रहे थे। उसके बाद सिया खुद से कहती है, अभी इन्हें उठाने में 1 घंटा बाकी है। सिया ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वैदिक हमेशा 6 बजे सोकर उठता था। उसके बाद वो जिम जाता था जो उसने अपने लिए 3rd फ्लोर पर ही बनवा रखे थे, और जिम जाने से पहले उसे ब्लैक कॉफी पीनी रहती थी जो उसे उठने के तुरंत बाद चाहिए होती थी। इतना कह वो रूम से निकल जाती है अपने रोज के काम करने के लिए। सिया जैसे ही रूम से निकलकर बाहर जाती है वैसे ही वो शख्स अपने मन में कहता है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई फिर से ये कपड़े पहनकर बाहर जाने की, क्या मैंने गलती कर दी। इसके ये कपड़े कबर्ड में रखकर फिर अपने आंखें बंद कर कहता है, क्या इसे पता भी है ये इन कपड़ों में कितनी अच्छी लगती है। ऊपर से येलो कलर इस पर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई इसे मेरे सिवाय इन कपड़ों में देखे। इतना कह वो शख्स वहां से उठकर चला जाता है। चैप्टर 25 दर्द और थकान। सिया रूम में से निकल कर स्टडी रूम में जाती है। सिया स्टडी रूम में पहुंचकर देखती है तो उसे हमेशा की ही तरह आज भी स्टडी रूम बिखरा हुआ मिलता है। फाइल्स टेबल पर इधर से उधर पड़ी हुई थी।
बहुत से खराब पेपर फर्श पर बिखरे हुए थे, कुछ फाइलें स्टडी रूम में लगे सोफे पर पड़े हुए थे और लैपटॉप भी खुला हुआ था। सिया एक बार अपनी नज़र पूरे स्टडी रूम में दौड़ाती है, उसके बाद वो अपने कदम टेबल की ओर बढ़ा देती है। फिर वो एक एक कर सभी बिखरी हुई फाइलों एक सिरल से करके टेबल पर एक और करती है। फिर वो सोफे पर पड़ी फाइलों को भी अच्छे से करके उसे भी टेबल पर रखती है। लैपटॉप ऑफ कर उसे भी उसकी जगह पर अच्छे से रखती है। उसके बाद सिया फर्श पर बिखरे हुए पेपर को देखती है जो कि खराब थे। सिया उन सभी खराब पेपरों को एक एक कर जल्दी जल्दी उठाती है, उसके बाद उसे डस्टबिन में डालती है। सिया स्टडी रूम को अच्छे से साफ करती है, फिर उस रूम से निकलकर जिम रूम में जाती है। उसके बाद वो उस रूम को भी साफ करती है। फिर ऐसे ही करके सिया थर्ड फ्लोर को अच्छे से साफ करके नीचे आती है और किचन में चली जाती है। सिया को ये सब काम करते हुए फिर से वही शख्स देख रहा था। हमेशा की तरह सिया को किचन में जाते हुए देखकर वो भी वहां से चला जाता है। सिया किचन में आके हर रोज की तरह ही आज भी जल्दी से वैदिक के लिए ब्लैक कॉफी विथआउट शुगर बनाती है। जो सिया को लगता है कि ये ब्लैक कॉफी है, लेकिन सिया हमेशा की ही तरह आज भी दूध गर्म करके उसमें कॉफी और चीनी डालकर ही कॉफी बनाती है, न कि ब्लैक कॉफी विथआउट शुगर। सिया कुछ देर में कॉफी बनाकर अपने रूम में लेके जाती है। सिया रूम में पहुंचकर सिया बेड के पास जाती है और टाइम देखती है तो ठीक 6 बजे थे और वैदिक के उठने का टाइम हो गया था। वैदिक ठीक उसी समय अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपनी आंखों के सामने सिया का चेहरा नजर आता है, जिसे वो गौर से देखता है। लेकिन आज वैदिक जब अपनी हेजल ग्रीन आंखों से सिया के ओशियन ब्लू आंखों में देखता है तो वो कुछ पल ठहर जाता है। आज उसे सिया की आंखों कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जैसे हमेशा नजर आता था। वैदिक को हर सुबह सिया की उन नीली आंखों में एक उम्मीद नजर आती थी, एक थकान नजर आती थी। उसके आंखों में हमेशा आंसू भरे होते थे, उसके चेहरे पर एक न बयां करने वाला दर्द नजर आता था। सिया जब भी उसके सामने आती थी, लेकिन आज उसे सिया की उन नीली आंखों में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आज वैदिक को उसके चेहरे पर दर्द और थकान की एक सेकंड तक नजर नहीं आ रही थी और न ही उसके आंखों में आंसुओं की झलक। वैदिक उसी तरह सिया को देखते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कॉफी का कप उठा लेता है। चैप्टर 26 क्या इसे ब्लैक कॉफी कहते हैं? सिया का वैदिक को जवाब देना। वैदिक कॉफी का कप लेकर एक नज़र सिया को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। सिया को देख न जाने वैदिक को क्या होता है। उसके बाद वो अपनी दूसरे हाथ की मुट्ठी कसकर बांध लेता है। वैदिक के कॉफी लेने के बाद सिया अपना सर झुकाकर एक साइड खड़ी हो जाती है। वैदिक जैसे ही कॉफी का एक सिप लेता है, वैसे ही वो अपनी तिरछी नजरों से सिया की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या इसे ब्लैक कॉफी विथ आउट शुगर कहते हैं? तो कॉफी विथ शुगर किसे कहते हैं? इतना कह वो अपनी कॉफी का एक और सिप लेता है। उसके फिर से अपने मन कहता है, वैसे इतनी अच्छी कॉफी मिले तो कोई भी चलेगी। इतना कह वो हल्का से मुस्कुरा देता है, जिसे वो तुरंत छुपा भी लेता है। उसके बाद फिर जल्दी ही अपने एक्सप्रेशन सख्त करते हुए अपनी कठोर और रूह कपकपा देने वाली आवाज में सिया से कहता है, तुम अपनी औकात भूल गई हो कि इस घर में तुम्हारी औकात क्या है? लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। वैदिक की बात सुनकर सिया को अपने दिल में दर्द होता है, लेकिन वो उसे आज अपने चेहरे पर नहीं आने देती है और उसी तरह अपने सर को ऊपर कर अपनी मन मोह लेने वाली मीठी सी आवाज में कहती है, जी हमें याद है। सिया ने ये कुछ शब्द कैसे कहे थे, सिर्फ वही जानती थी कि उससे ये कुछ शब्द बोलने में कितना दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी आज वो उस दर्द को अपने चेहरे पर नहीं आने देती है और पहली बार वैदिक के किसी बात का तुरंत जवाब देती है। सिया का जवाब सुन वैदिक एक पल के लिए हैरान हो जाता है। फिर सिया को देखता है तो पाता है सिया अभी भी वैसे ही खड़ी थी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वैदिक गौर से सिया को देखते हुए अपने मन में कहता है, इससे आज हुआ क्या है? इसने आज इतने महीनों में मेरी किसी बात आज इसने मुझे जवाब दिया। और तो जो लड़की मेरी एक तेज आवाज सुनकर डर जाती थी, रोने लगती थी, आज उसके चेहरे पर न तो वो डर है और न ही उसके आंखों में एक बूंद आंसू। इतना कह वो फिर खुद से ही कहता है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा कर रही है मेरे सामने? लेकिन इसे पता नहीं है मैं भी वैदिक खुराना हूँ। अभी तुम खुद ही अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ोगी। मुझे किसे कब और कैसे हैंडल करना है सब आता है। ये सब कहते हुए वैदिक के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे वो जल्द ही छुपा लेता है और उसके बाद सिया को अपने सख्त चेहरे के साथ देखते हुए आगे कहता है, अच्छा तो तुम्हें याद है तुम्हारी औकात क्या है? ऐसा है तो मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है कि तुम्हें क्या याद है।
वैदिक का सवाल सुनकर सिया फिर से उसे जवाब देते हुए कहती है। सिया बिना किसी भाव के वैदिक से कहती है, हमारी औकात उतनी ही है जितनी एक नौकर की होती है, लेकिन शायद ये ज्यादा है। मैं उनकी तुलना में उनसे भी गैर गुजरी और गिरी हुई लटकी हूँ, और मेरी औकात बस यही है कि यहाँ जितने भी नौकर इस मेंशन में रहते हैं मैं उनके बराबर तो क्या उनकी नौकर भी बनने के काबिल नहीं हूँ। इतना कह सिया चुप हो जाती है। सिया का जवाब सुनकर एक बार फिर से वैदिक आश्चर्य हो जाता है और अपने मन में कहता, पहली बार किसी ने वैदिक खुराना की कही हुई बात को उसे ही सुना रहा है। और उसी के साथ उसके आंखों के सामने एक दृश्य नजर आने लगता है। फ्लैशबैक। रात का वक्त था, सभी लोग डिनर करने बैठे थे और वैदिक को सिया सब्जी सर्व कर रही थी। तभी सिया वैदिक को सब्जी सर्व करके जैसे ही दिशा की ओर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, ठीक उसी वक्त वैदिक सिया के पैरों के आगे अपना पैर लगा देता है। वैदिक के पैर लगाने से सिया के कदम लड़खड़ा जाते, जिस वजह से सिया फर्श पर गिर जाती है और उसी के साथ सिया के हाथों से सब्जी का बाउल भी छूटकर फर्श पर गिरकर टूट जाता है और उसमें रखी गर्म सब्जी सिया के ऊपर और फर्श पर गिर जाती है, जिस वजह से सिया के मुंह से आह निकल जाती है। सिया के ऐसे अचानक से गिरने और उसके ऊपर गर्म सब्जी भी गिरने की वजह से सभी लोग सिया को फिक्र से देखने लगते हैं। सुमन जी सिया को गिरा हुआ देखकर जैसे ही अपनी चेयर से उठकर सिया को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही उनके कानों में वैदिक की आवाज जाती है, जिसे सुनकर सुमन जी के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वो हैरानी के साथ वैदिक को देखने लगती है। और ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा सिया का जवाब जो उसने वैदिक को दिया था। क्या ये जवाब सुनकर वैदिक सिया के साथ कुछ बुरा करेगा या उसे जाने देगा? चैप्टर 27 गैर गुजरी और गिरी हुई लटकी हो। सिया को फर्श पर गिरा हुआ देखकर वैदिक एक डेविल स्माइल करता है। तभी उसे सुमन जी अपनी चेयर से उठकर सिया को उठाने के लिए जाने वाली होती हैं। तभी उन्हें वैदिक की आवाज आती है जो कह रहा था, मॉम क्या आपको पता नहीं है या फिर आप भूल गई है कि गिरी हुई चीजों को नहीं उठाना चाहिए? वैदिक की बात सुनकर सुमन जी हैरानी के साथ वैदिक को देखने लगती है। वैदिक की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग उसकी बात सुनकर वैदिक को घूरकर देखने लगते हैं, लेकिन सार्थक उसकी बात सुनकर अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसे कहता है सिया की ओर इशारा करके, जो अब तक खुद से ही खड़ी हो गई थी और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा हुए थी, साथ ही उसकी नीली आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो कोई चीज नहीं है, तुम्हारी पत्नी है। सार्थक की बात सुनकर वैदिक उसे घूरकर देखते हुए कहता, उसकी इतनी औकात नहीं है जो वो वैदिक खुराना की वाइफ बन सके। इतना कह वैदिक अपनी चेयर से उठकर सिया के सामने जाकर खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी औकात मेरे सामने क्या है? उसकी बात सुनकर सिया अपनी आंसुओं से दबदबाई नीली आंखों से उसे देखती है, लेकिन कुछ डर की वजह से कुछ नहीं कहती है, बस अपना सर झुका लेती है। उसे इस तरह देखकर वैदिक के होठ मुड़ जाते हैं। फिर वो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से सिया को देखते हुए कहता है, मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। इतना कह वो सिया के उस हाथ को पकड़कर जोर से दबा देता है जो गर्म सब्जी गिरने की वजह से जल गया था, जिसे सिया ने अपने दूसरे हाथ से पकड़कर रखा था। वैदिक के इस तरह से सिया का जला हुआ हाथ दबाने की वजह से सिया के मुंह में एक दर्द भरी चीख निकल जाती है और उसके आंखों से बेतहासा आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन वैदिक को सिया के दर्द से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो उसी तरह सिया का हाथ पकड़े कहता है, तुम्हारी औकात उतनी ही है जितनी एक नौकर की होती है, लेकिन शायद ये ज्यादा है। तुम उनकी तुलना में उनसे भी ज्यादा गैर गुजरी और गिरी हुई लटकी हो, और तुम्हारी औकात बस यही है कि यहाँ जितने भी नौकर इस मेंशन में रहते हैं तुम उनके बराबर तो क्या उनकी नौकर भी बनने के काबिल नहीं हो। इतना कह वैदिक सिया को जोर से धक्का दे देता है, जिससे सिया खुद को संभाल नहीं पाती है और एक बार फिर से फर्श पर गिर जाती है। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम में वैदिक अपनी सोच पर लगाम लगाते हुए सिया को अपनी हेजल ग्रीन आंखों से घूर कर देखता है। इस समय उसकी आंखों में कुछ तो था। सिया की बात सुनकर उसकी आंखों में कुछ आके गुजरा, जिसे वैदिक ने तुरंत ही अपने रूड और एरोगेंट चेहरे पर आने नहीं दिया। सिया जो वैदिक के घूरने मात्र से सहम जाया करती थी और उसकी नीली आंखें आंसुओं से डबडबा जाया करती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। न उसकी आंखों में आंसू थे, न कोई डर और न ही चेहरे पर दर्द की एक सिकन थी।
सिया को इस तरह देखकर वैदिक अपने दांत पिसते हुए अपने एक हाथ से उसके मुंह को कसकर दबाते हुए कहता है, चलो तुम्हें तुम्हारी औकात तो याद है। इतना कहकर वैदिक गुस्से से काफी का कप उठाकर फर्श पर फेंक देता है। उसके बाद सिया के मुंह को भी एक झटके के साथ छोड़कर वह रूम से निकल जाता है। वैदिक के इस तरह से पकड़ने से सिया को अपने चेहरे पर एक दर्द महसूस होता है और साथ ही उसके मुंह पर वैदिक के उंगलियों के निशान भी पड़ गए थे और उसका पूरा चेहरा भी लाल हो गया था। सिया दरवाजे की ओर देखती है जिस तरफ से वैदिक गया था। उसे इस तरह जाता हुआ देखकर सिया के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। ये कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, सिया की हंसी ऐसी थी जैसे उसे खुद पर ही तरस आ रहा हो। वैदिक के जाने के बाद सिया अपने हाथ में पकड़े ट्रे को टेबल पर रखती है। उसके बाद सिया रोज की तरह क्लोजेट रूम में जाती है। वहां से वैदिक के लिए एक बाथरोब निकालकर उसे ले जाके बाथरूम में रखती है। उसके बाद सिया आके बिस्तर सही करती है, फिर टेबल पर पड़े वैदिक के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज करती है। उसके बाद सिया कफ के टुकड़े को एक एक कर उठती है, फिर पूरे रूम की अच्छे से साफ सफाई करती है। सब कुछ कर लेने के बाद सिया रूम से निकल जाती है। चैप्टर 28। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस पीने और खाने ही आता है, बनाने नहीं। कुछ देर बाद सिया रूम की साफ सफाई करके नीचे आती है। उसके बाद सिया पूरे मेंशन की सफाई करती है। सब कुछ साफ सुथरा करते करते सिया को 1 घंटा और लग जाता है। अब तक सुबह के 7:15 बज गए थे। ये सब कुछ करने के बाद सिया किचन का रुख करती है। उसके बाद वो सभी के लिए चाय बनाती है। सिया जब तक चाय बनाती है तब तक सभी लोग हाल में आकर सोफे पर बैठे हुए थे। सिया चाय बनाकर कप में छानती है सबके लिए, फिर सारे कप को ट्रे में रखकर किचन से निकलकर हाल में आती है। उसके बाद सिया सबसे पहले रघुवेंद्र जी को 1 कप चाय देती है, फिर सुमन जी को, उसके बाद सार्थक और दिशा को। सार्थक चाय की एक सिप लेके कहता है, सिया तुम्हारी हाथ की चाय सुबह सुबह चाय पी के दिन बन जाता है, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में। इतना कह वो अपने बगल में बैठी दिशा की ओर देख आगे कहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस पीने और खाने ही आता है, बनाने नहीं। सार्थक की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन दिशा उसे घूरते हुए कहती है, आपका मतलब क्या है सार्थक जी, हमें बस खाने आता है, बनाने नहीं। आपको पता है हम ऐसा खाना बनाते हैं न कि सामने वाला अपनी उंगलियां तक खा जाए हमारे हाथ का खाना खाकर। इतना कहकर दिशा घूरकर सार्थक को देखने लगती है। उसकी बात सुनकर सार्थक कहता है, अच्छा ऐसा है क्या। हाँ ऐसा ही है। सार्थक की बात सुनकर दिशा जल्दी से कहती है। दिशा का जवाब सुन सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो सिया की बातों पर, क्योंकि सभी को पता था कि सिया को पानी भी गर्म करना तो छोड़ो, उसे गैस ही जलाने नहीं आती थी। सबकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर दिशा नर्वस हो जाती है। उसके माथे पर हल्के हल्के पसीने आने लगते हैं, जबकि एसी भी ऑन थी, उसके बावजूद भी उसको पसीना आ रहा था। उसे इस तरह देखकर सार्थक कहता है, ऐसी बात है तो आज तुम क्यों नहीं हम सब के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हो, हमें भी तुम्हारा टैलेंट पता चल जाएगा। इतना कह सार्थक अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए दिशा को देखना लगता है। दिशा सार्थक की बात सुनकर सहम जाती है और उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। उसकी हालत ऐसी हो गई थी मानो उसे सार्थक ने खाना बनाने के लिए नहीं कहा हो, बल्कि जंग लड़ने के लिए जाने को कहा हो। दिशा अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए कहती है, वो सार्थक जजी मैं तो मजाक कर रही थी। इतना कह वो मुस्कुराने लगती है। ही उसका ऐसा चेहरा और उसकी बात सुनकर हाल में मौजूद रघुवेंद्र जी, सुमन जी और सार्थक सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। सबको खुद के ऊपर इस तरह से हंसते हुए देखकर दिशा रोने जैसी शकल बनाकर कहती है, आप सभी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हमें पानी गर्म करने तक नहीं आता है, फिर भी आप सब लोग हमें हंस रहे हैं। इतना कहकर दिशा अपना मुंह फेर लेती है और गुस्सा होने का नाटक करने लगती है। दिशा को इस तरह से देखकर सभी लोग और तेज हंसने लगते हैं। उनकी और तेज हंसी को सुनकर दिशा सुमन जी की ओर देखते हुए बच्चों की जैसी आवाज में कहती है, मॉम। दिशा को बच्चों की तरह खुद शिकायत करते हुए देखकर सुमन जी खुद की हंसी को रोकते हुए एक नज़र सबको घूरकर देखते हुए कहती हैं, आप लोग क्यों मेरी बेटी के मजे ले रहे हैं, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया था। इनका कहते कहते उनकी भी हंसी छूट जाती है एक बार फिर से। सुमन जी को हंसते हुए देखकर इस बार सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, साथ ही दिशा भी ठहाके मार कर हंसने लगती है।
लेकिन सोफे के पास खड़ी सिया के चेहरे पर न कोई हंसी थी न ही कोई उदासी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो एक पुतले के समान खड़ी थी, सबको हंसता मुस्कुराता अपना चाय पीते देख सिया वहां से किचन की ओर जाने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम उस ओर बढ़ाती है, तभी उसे सुमन जी बुलाती हैं। सिया रुकिए, चैप्टर 29 हम नहीं पीते हैं, आप उसे खो चुके होंगे। सिया सुमन जी की बात सुनकर अपने आगे बढ़ाए कदम रोक लेती है और मुड़कर सुमन जी को देखते हुए कहती है, जी माँ। सिया की बात सुनकर सुमन जी कहती हैं, हमने आपसे कितनी बार कहा आप सुबह की चाय हम सब के साथ पिया कीजिए, लेकिन आप सुनती ही नहीं है। सुमन जी की बात सुनकर रघुवेंद्र जी भी सिया को देखते हुए कहते हैं, सिया सुमन आपको हर बार कहती है, आप हमेशा बस हम सब के लिए ही लाती है, आप अपने लिए लाती ही नहीं है। आप चाय तो हमारे साथ पी ही सकती है न, यहाँ तो वैदिक नहीं होता है, फिर आप क्यों हम सबको दे के चली जाती है। सुमन जी और रघुवेंद्र जी का सवाल सुन सिया उन्हें बिना किसी भाव के देखते हुए अपनी मीठी सी मन मोह लेने वाली आवाज में कहती हैं, वो हम चाय नहीं पीते हैं, इसलिए बस आप लोगों के लिए बना कर लाते हैं। सिया की बात सुनकर सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं, लेकिन सार्थक के चेहरे के भाव बदल गए थे उसकी बात सुनकर। रघुवेंद्र जी, सुमन जी, दिशा और सार्थक सिया को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें उसकी बात पर भरोसा ही न हो। तभी दिशा सिया को देखते हुए कहती है, तो तुम अपने लिए काफी लाया करो और हम सब लोगों के साथ उसे ही पी लिया करो। दिशा की बात सुनकर सिया दिशा की ओर देखते हुए कहती है, भाभी हमें काफी भी नहीं पसंद है, इसलिए हम उसे भी नहीं पीते हैं। उसकी इस बात को सुनकर दिशा उसे ऐसे देखने लगती है जैसे वो कोई अजूबा देख रही हो। उसके बाद दिशा फिर से सिया से सवाल करती है, तो तुम सुबह सुबह क्या पीती हो, सिर्फ पानी? दिशा के सवाल का जवाब देते हुए सिया कहती है, कुछ भी नहीं भाभी। सिया इतना कह वो सबको उनके ख्यालों में खोया छोड़ किचन की ओर चल देती है। सिया के जाने के बाद सुमन जी किचन की ओर देखते हुए अपने मन में कहती हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बेटी को चाय काफी पसंद ही नहीं है और हमें आज तक पता ही नहीं चला। फिर कुछ सोचते हुए कहती हैं, हमें तो सिर्फ इतना ही पता था कि सिया नॉनवेज नहीं खाती है और न ही उसे छूती है, लेकिन शादी के बाद से वो उसे भी वैदिक के बदौलत छूने लगी थी। सुमन जी अभी अपने सोच में ही गुम थी कि तभी उन्हें सार्थक की आवाज आती है, जो कब से सिया को नोटिस कर रहा था। उसके जाते ही वो बोल पड़ता है, मॉम, सिया आज आपको कुछ बदली हुई नहीं लग रही है। सार्थक की आवाज सुन सुमन जी अपने सोच से बाहर आते हुए कहती हैं, सार्थक, कुछ कहा बेटा तुमने? सुमन जी की बात सुनकर सार्थक एक बार फिर से कहता है, यस मॉम, वो मैं ये कह रहा था कि सिया आज आपको कुछ बदली हुई नहीं लग रही है। सार्थक की बात सुनकर सुमन जी उसे देखते हुए कहती, नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वही सार्थक की बात सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं जैसे पूछ रहे हो, तुमने ऐसा क्यों कहा? सार्थक सबके फेस एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि उन्हें उसकी बात समझ नहीं आई है, इसलिए वो उसका जवाब देते हुए कहता है, मॉम, आप रोज सिया से कहती हैं हम सब के साथ चाय पीने के लिए, लेकिन वो कभी भी कोई जवाब नहीं देती थी, बस शांति से आपकी बात सुनकर बिना कुछ कहे चली जाती थी। लेकिन आज उसने जवाब दिया, वो भी आपके एक बार कहने पर। और तो और मॉम, सबको साथ में हंसते हुए बातें करते हुए वो जब देखती थी तो वो खुद को अकेला महसूस कर उसके आंखों में आंसू आ जाते थे, पर आज उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। सार्थक की बात सुनकर सभी लोग कुछ देर पहले की बात को याद करते हैं तो उन्हें भी सार्थक की बात सही लगती है। तभी रघुवेंद्र जी सुमन जी की ओर देखते हुए कहते हैं, कहीं ये सब आपके लाडले की तो देन नहीं है ना, उसने सिया के साथ कुछ किया तो नहीं है ना? रघुवेंद्र जी की बात सुनकर सुमन जी उन्हें देखते हुए कहती हैं, क्या अभी भी कुछ बच गया था सिया को परेशान करने के लिए उनके पास, जो उन्होंने वो भी कर दिया? दिशा सुमन जी और रघुवेंद्र जी की बातों को सुनकर कहती है, क्या वैदिक ने फिर से सिया को परेशान किया है? दिशा की बात सुनकर सार्थक उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो, उन्हें कैसे पता चलेगा, वो भी तो यही है ना? सार्थक की बात सुनकर दिशा उसे घूरकर देखती है जैसे उसे अभी ही वो निगल लेगी, लेकिन सार्थक को उसके ऐसे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो बिना भाव के सोचते हुए अपने मन में कहता है,
वैदिक, अगर इसके पीछे भी तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम इस बार सोच भी नहीं सकते हो मैं क्या करूंगा। अगर मैंने कुछ किया तो तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। सुमन जी अपने मन में सिया के बारे में सोचते हुए कहती हैं। वैदिक, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मासूम सी लड़की के मासूमियत से खेलकर वैदिक आप गलती पर गलती करते जा रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जब तक आपको इसका एहसास हो कि सिया बहुत ही अच्छी है तब तक आप उन्हें खो दे। क्योंकि हमने इन 7 महीने में सिया को वो हर एक कोशिश करते हुए देखा है आपके लिए कि आप उन्हें अपना ले, लेकिन उन्हें उनकी हर एक कोशिश के बाद भी बस एक नाकामी ही मिली है। हमें जहां तक पता है एक इंसान एक हद की कोशिशें करने के बाद खामोश हो जाता है। अगर वो खामोश हो जाए तो उसे फिर किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर अपनी सोच से बाहर आते हुए कहती है, नहीं नहीं, हम ये क्या सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है सिया, ठीक है। इतना कह वो खुद को तसल्ली देने लगती है। सुमन जी के बगल में बैठे रघुवेंद्र जी के भी मन में कुछ चल रहा था और वो भी अपने मन कुछ सोचते हुए कहते हैं। वैदिक, आप एक ऐसे हीरे को खो रहे हैं जिसकी कीमत आपको भी नहीं पता है। आपको जब तक उसकी कीमत का अंदाजा होगा तब तक आप उसे खो चुके होंगे। ऐसे ही ख्याल हाल में बैठे सभी लोगों के मन में चल रहा था। वहीं दूसरी ओर किचन में सिया सबको चाय देके किचन में आकर सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है। कुछ देर बाद सिया ब्रेकफास्ट तैयार कर हाल में आकर टाइम देखती है तो 9 बजने वाले थे, जिसे देख वो अपने मन में कहती है टाइम से बन गया। सिया ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि सुबह के 9 बजे सभी लोग एक साथ ही अपना ब्रेकफास्ट करते थे। सिया अपने मन में इतना कह आगे आती है और सबको ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। उसकी आवाज सुन सब लोग डाइनिंग टेबल के पास आके सब अपनी अपनी चेयर पर आके खींचकर बैठ जाते हैं। एक हेड चेयर पर रघुवेंद्र जी बैठे हुए थे और उनके राइट साइड सुमन जी बैठी हुई थी। रघुवेंद्र जी के लेफ्ट साइड सार्थक बैठा था और उसके बगल वाली चेयर पर दिशा बैठी हुई थी। रघुवेंद्र जी के सामने की हेड चेयर खाली थी और भी चेयर खाली थी, लेकिन रघुवेंद्र जी की नज़र सामने वाली दूसरी हेड चेयर पर थी। सिया एक एक कर किचन से ब्रेकफास्ट लाके टेबल पर रखती है, उसके बाद वो साइड में खड़ी हो जाती है। रघुवेंद्र जी उस चेयर को घूरते हुए अपने कठोर लहजे में कहते हैं, क्या अभी तक 9 नहीं बजे है क्या? इस घर के लोग अब रूल भी भूल गए हैं या फिर उन्हें फिर से बताना पड़ेगा कि मुझे ब्रेकफास्ट पर सभी लोग इकट्ठे मिलने चाहिए जब सभी लोग घर में। चैप्टर 30 कोई भाव नहीं, अपनी नजरें उससे फेर लेता है। रघुवेंद्र जी अपनी पूरी बात कह पाते कि तब तक उन्हें सामने से डाइनिंग टेबल के पास आता हुआ वैदिक दिखाई देता है, जिसने ब्लैक कलर का कस्टम मेड सूट पहन रखा था जो उसके लुक को और भी एलिगेंट बना रहा था। उसके चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नहीं था। उसकी हेजल ग्रीन आंखें बिना किसी भाव के सभी की ओर देखती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सिया पर जाती है उसकी आंखों के सामने कुछ एक पल के लिए आता है और चला जाता है। उसके बाद वो दूसरी हेड चेयर के पास आकर खड़ा हो जाता है। वैदिक को देखकर रघुवेंद्र जी अब आगे कुछ भी नहीं कहते हैं। वैदिक को आया हुआ देखकर सिया धीरे से अपने कदम उसके ओर बढ़ाती है। सिया उसके पास आके चेयर को पीछे से हल्का से खींचती है। उसके ऐसा करने के बाद वैदिक चेयर पर बैठ जाता है। उसके बैठ जाने के बाद सिया एक एक कर सबके पसंद का ब्रेकफास्ट सबको सर्व करती है। सिया रघुवेंद्र जी को पोहा सर्व करती है क्योंकि उन्हें सुबह नाश्ते में उसे खाना बहुत ही पसंद था। सिया सुमन जी को पराठा और सब्जी सर्व किया था। सिया ने सार्थक को उसके पसंद का हर रोज की तरह ही सैंडविच और जूस दिया था क्योंकि उसे बहुत पसंद था, लेकिन जब से उसने सिया के हाथ से बना हुआ सैंडविच खाया था तब से वो हर रोज वही खाता था। लेकिन कभी कभी वो कुछ और भी खा लेता था, नहीं तो अक्सर ही वो सैंडविच ही खाना और जूस पीना ही पसंद करता था। सिया ने दिशा की प्रेगनेंसी को देखते हुए उसे दलिया सर्व किया था। सिया ने वैदिक के लिए आज नाश्ते में फ्राइडे के अकॉर्डिंग उसके लिए चिकन नूडल सूप बना हुआ था और वैदिक को उसने वही सर्व भी किया था। वैदिक के खाने की लिस्ट किचन में लगी हुई थी, वो कौन से दिन क्या खाता है सब कुछ लिखकर किचन में लगा हुआ था। उसके गुस्से को देखते हुए कोई भी कुछ दूसरा नहीं बनाता था, लेकिन जब उसकी शादी के बाद वैदिक ने उसे सब काम करने के लिए कहा और अगर उसे खाना हो तो उसे ही सबके लिए खाना भी बनाना होगा तभी वो खा सकती है, तब से इसका भी ध्यान सिया रखने लगी और वो चाह कर भी वैदिक को नाराज नहीं करना चाहती थी।
क्योंकि एक बार फ्राइडे का दिन था, सिया ने चिकन नूडल सूप की जगह पर वेजिटेबल सूप बना दिया था। क्योंकि वो नॉनवेज खाना तो दूर की बात थी, उसे छूना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे बचपन से ही ये सब कुछ देखकर उल्टी करने का मन करता था। इस चीज के लिए वैदिक ने उसके ऊपर ही वो सूप फेंक दिया था, ये कहकर कि वो ये नहीं पीता है। आज के दिन उसके बाद उसे बहुत ही जलील किया था, जिसके बाद सिया ने अपने मन को मारते हुए उसके लिए नॉनवेज बनाना सीखा। सिया वो सब कुछ बनाने के बाद अपने हाथों को कई बार धोती थी, जब तक उसका स्मेल उसके हाथों से गायब न हो जाया करता था। कई बार तो वो उल्टियां भी करती थी शुरू शुरू में, लेकिन वक्त के साथ उसे आदत हो गई। क्योंकि सिया को नॉनवेज की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती थी, सिया ने बहुत मेहनत से अपने मन को मारते हुए उसे बनाती थी। सिया को नॉनवेज बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने वैदिक के लिए सुमन जी से पूछ पूछकर बनाना सीखा था, इस उम्मीद में कि वैदिक उसे अपना लेगा अगर उसे सब कुछ आएगा तो। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी, बस सुमन जी ही जानती थी, और उन्होंने भी कभी किसी से नहीं बताया कि उन्होंने ही सिया को नॉनवेज बनाना सिखाया है। उन्हें लगता था कि अगर वो बता देंगी तो कहीं वैदिक सिया को फिर से सबके सामने जलील न करे। सिया आज भी बस बनाती थी, लेकिन उसने कभी भी उसे खाया तक नहीं, और जब भी वो सबके लिए नॉनवेज बनाया करती थी उस दिन वो बिना खाए ही रहती थी। सिया सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद हमेशा की तरह एक साइड में जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन आज उसने हमेशा की तरह अपना सर नहीं झुकाया हुआ था, बल्कि वो बिना किसी भाव के सबको अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए देख रही थी, सिवाय वैदिक के। वही वैदिक की नज़र सिया पर ही बनी हुई थी, वो अपनी तिरछी नज़रों से सिया को ही नोटिस कर रहा था, साथ ही अपना ब्रेकफास्ट भी। अगर उसे कोई देखे तो उसको पता नहीं चलता कि वो सिया को भी देख रहा है। दूसरी ओर सार्थक अपना सैंडविच खाते हुए वो भी एक नज़र सिया को देखता है, जो बिना भाव के सबको देख रही थी। उसे इस तरह देखकर सार्थक वैदिक की ओर घूर कर देखते हुए फिर से अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन हो गया है वैदिक, तुमने उसके साथ कुछ जरूर किया है। लेकिन तभी वो अपनी नजरें वैदिक की ओर से फेर लेता है, क्योंकि उसके ऐसे वैदिक को घूर कर देखने से वैदिक को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती हैं, इसलिए वो अपनी हेजल ग्रीन आंखों से उस ओर देखता है तो उसे खुद को घूरता हुआ सार्थक दिखाई देता है, जिसे देख वो अपनी भावें उचका देता है, जिसे देखकर सार्थक अपनी नजरें उससे फेर लेता है। सार्थक को अपनी नजरें फेरता देखकर वैदिक एक होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे वो जल्द ही छुपा लेता है। लेकिन तभी वो कुछ अपने मन में कहकर कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। सार्थक तो तुरंत परेशान होकर छोटे ध्यान से कह उसके पास जाके उसे देखने लगता है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।